दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है आरएनएच हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री दिलीप राठी। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो सर? जी हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पोस्ट कोविड सिंड्रोम में देखा गया कि काफ़ी जो पेशेंट्स हैं उनका ऑर्थो रिलेटेड डिजीज़ काफ़ी बढ़ चुकी हुई है, जैसे स्पॉन्डिलोसिस हो गया, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट के प्रॉब्लम हो गया, हिप एंड नी के प्रॉब्लम हो गया। तो आपका इस बारे में क्या एनालिसिस है, उस बारे में हम दर्शकों को बताइए। जी हाँ, पोस्ट कोविड के बाद अभी हम प्रायतः अभी लॉकडाउन ओपन होने के बाद जो मरीज़ आ रहे हैं वो बैक पेन, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों में दर्द तथा जनरलाइज बॉडी पेन के लेके आ रहे हैं। यहाँ होना स्वाभाविक है कि इतने दिनों से लोग सब लॉकडाउन में थे, सब घर में थे, वर्क फ्रॉम होम चालू हैं, उसके वजह से विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। घर में रहने की वजह से, एक्सरसाइज कम होने की वजह से कमर के दर्द, जोड़ों का दर्द में बढ़ गया है तथा विटामिन सनलाइट एक्सपोजर कम होने से विटामिन की डिफिशिएंसीज भी होने लगी है तथा अन्य प्रकार के डिफिशिएंसी और एक्टिविटी लेवल कम होने की वजह से ये मसल प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम्स लेके काफ़ी मरीज अभी आ रहे हैं। सर, आप क्या कहोगे कि जो यंगस्टर्स हैं पर्टिकुलरली पेन किलर टैबलेट्स विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं और उनको देखा गया कि जंक फूड का भी ज़्यादा सेवन चल रहा है और कोल्ड ड्रिंक्स और हाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रहे हैं, उसकी वजह से भी मस्कुलर पेन और इवन प्रोटीन पाउडर भी ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं, तो उस बारे में आपका क्या? जी हाँ, जंक फूड तो वैसे भी हानिकारक है, कोविड रहो या ना रहो, जंक फूड का सेवन कम से कम रहना चाहिए। यंगस्टर ने अभी हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए और विद कोविड ये सबके लिए एक लर्निंग लेसन था कि अपना लाइफस्टाइल सबने सुधार के रहना चाहिए। अपने इम्यूनिटी नेचुरल लेवल से जितनी ऊंची रख सकते हैं, जितनी ऊपर रख सकते हैं, उतना रखना चाहिए था या चाहिए। इस बारे में अभी लोगों ने स्ट्रिक्टली हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट्स का पालन करना चाहिए। प्रोटीन पाउडर तथा सप्लीमेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये सुपरविजन में या आप एक्सरसाइज के इसमें कंट्रोल में लेते हैं तो उचित हैं। अननोन प्रोटीन पाउडर्स, अननोन जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनका कंपोजिशन नहीं पता है, जिससे बॉडी बिल्डिंग की जाती है, उनका सेवन थोड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें प्रायतः स्टेरॉइड की मात्रा पाई जाती है। उसके वजह से जॉइंट के प्रॉब्लम्स और वैस्कुलर नेक्रोसिस, इन सब चीज़ों में बढ़ापा होता है और इनके मरीज़ हम काफ़ी प्रमाण में देखते हैं। जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो सैचेट्स मिलते हैं या ऑफ द शेल्फ जो मेडिसिन मिलती हैं जिससे बॉडी बढ़ती है, भूख लगती है, ये दवाइयों से प्रायतः हिप जॉइंट का सूख जाना, गल जाना ये काफ़ी नज़र आता है। सर, आप क्या कहोगे कि जैसे पोस्ट कोविड सिनेरियो में ये भी देखा गया कि काफ़ी लोगों के मन में एक फियर पैनिक है, वो हॉस्पिटल क्लिनिक आने के लिए भी टालते, ओपीडी आने के लिए, कहीं उन्हें संक्रमण न हो जाए। तो इस संदर्भ में आप हमें ये बताइए कि इस तरह का जो फियर है किस तरह से रिमूव होगा और आप ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से कोविड का किस तरह का फॉलोअप होता है, उस बारे में बताइए। लोगों के मन में डर स्वाभाविक है, जिस प्रकार से दूसरी कहर आई थी उस प्रकार से लोग काफ़ी डरे हुए हैं। बट मैं लोगों को वही बताना चाहता हूँ कि हाँ, आवश्यक है वो चीज़ें करिए। अनावश्यक अस्पताल में आने के लिए मैं भी इनकरेज नहीं करता हूँ। मैं भी कहता हूँ कि जो चीज़ें घर में होकर ठीक हो सकती हैं, जो चीज़ों को आवश्यकता नहीं है उनके लिए कृपया अस्पताल ना आए, भर्ती मरीजों को मिलने के लिए ना आए, अस्पताल में भीड़ ना बढ़ाए। बट जो चीज़ें आवश्यक हैं, फ्रैक्चर्स हैं, कुछ पेन्स हैं जो जिनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता तथा वो कुछ समय जाने के बाद उनका प्रमाण बढ़ जाता है तथा वो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है या कुछ उससे डिसेबिलिटी आ जाती है। इस प्रकार की बीमारियों को प्राथमिकता दे के अस्पताल में जाना ज़रूरी होता है। आजकल अस्पतालों में सभी प्रकार के स्टैंडर्ड नियम पालन किए जाते हैं, सैनिटाइजेशन किया जाता है और हम खुद की, हमारे स्टाफ की तथा मरीजों की सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं तथा उस प्रकार से सभी नियंत्रण को हम पालन करके ही आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पेशेंट में ये भी देखा गया है कि इसका प्रकोप इतना भयावह है अपना कोविड का कि उनमें हड्डियों का गलना शुरू हो गया कुछ पेशेंट्स में। तो जी हाँ, आप बराबर बोल रहे हैं। अभी पोस्ट कोविड काफ़ी मरीजों में बोन डेथ जिसको बोल रहे हैं या हड्डी का गलना जो बोल रहे हैं वो देखा जा रहा है। हड्डी का गलना, बोन डेथ या जिसको हम मेडिकल में अवैस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं, ये प्रायतः जो कूल्हे की हड्डी होती है, हिप जॉइंट का बोन होता है, उसमें पाया जाता है। यह बीमारी कोई नई नहीं है, यह बीमारी पहले से थी। विदर्भ रीजन में, इस रीजन में थोड़ा सिकलिंग की वजह से इसका प्रमाण भी थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अभी पोस्ट कोविड में यह प्रमाण बढ़ गया है। इसका कारण है कोविड के वजह से
जो मरीज़ों को स्टेरॉइड मिले हैं और स्टेरॉइड की मात्रा ज़्यादा खाने में आ रही है, जो लाइफ सेविंग थे उस समय के लिए, बट ये उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। तो इस प्रकार के मरीज़ अभी आना चालू हुए हैं। इसके गलने के वजह से हिप जॉइंट का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बॉल सूख जाता है तथा इसे हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सर ये भी देखा कि जो हिप नी रिप्लेसमेंट में जो अभी एडवांसमेंट आया हुआ है सर्जरी में, तो उसकी तुलना में रोबोटिक जो सर्जरी है उसमें लोगों का ज़्यादा एंथुजियम हो रहा है। लोगों को लगता है रोबोटिक सर्जरी काफ़ी एडवांसमेंट सर्जरी है। उस बारे में आपका क्या व्यू है सर? जी हाँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट एक तकनीक है, एक सर्जरी है जो अभी रिलेटिवली हम नहीं बोलेंगे, रिलेटिवली नहीं इन द सेंस कि यह ऑर्थोपेडिक में जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स और डेवलपमेंट हो रहे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट में काफ़ी प्रमाण में हो रहे हैं। पहले कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट होता था नॉर्मल, इससे वो भी एक ये था, वो भी एक स्टैंडर्ड टेक्निक थी, वो भी एक फॉलो होती थी। उसके बाद कंप्यूटर का यूज़ आ गया, कंप्यूटर नेविगेशन का जॉइंट रिप्लेसमेंट में, उससे कंप्यूटर के द्वारा जोड़ों का अलाइनमेंट और जोड़ों का प्लेसमेंट वो डिसाइड किया जाता था। अब ये उससे भी एडवांस एक टेक्नोलॉजी आ गई है, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में कंप्यूटर की मदद से न केवल उसका अलाइनमेंट तथा बैलेंसिंग डिसाइड किया जाता है, बट इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो रोबोटिक हैंड के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें ह्यूमन एरर की या सर्जन एरर का पॉसिबिलिटी कम हो जाती है तथा इसके रिजल्ट सुपीरियर आते हैं देन द नॉर्मली। सर पोस्ट कोविड सेगमेंट में ये देखा गया कि जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, पर्टिकुलर रिहेबिलिटेशन पैकेज जो आर्थो रिलेटेड जो डिजीज़ है, हड्डियों से संबंधित जो नए आ रहे हैं, जैसे यंगस्टर्स में स्पॉन्डिलिसिस के प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, या हाउसवाइफ में भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो एक तरह से ये पोस्ट कोविड के लिए एक पैकेज डिक्लेयर किया जा रहा है। तो इस तरह का कुछ आपके हॉस्पिटल में भी है क्या? जी हाँ, पोस्ट कोविड एक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल हमने डेवलप किया है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच होता है, ना जैसे सिर्फ दवाइयों का रोल है इसमें, ना सिर्फ मेडिसिन का ही रोल है इसमें। प्रायतः हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज प्रोग्राम, फिजियोथेरेपी प्रोग्राम तथा कुछ मेडिकेशन सप्लीमेंटेशन, ये सब मिला के ही एक होलिस्टिक अप्रोच दे के पूरी तरीके से उसको टैकल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपके आरएनएच हॉस्पिटल में किस प्रकार की स्पेशलिटी है, किस प्रकार मॉडर्न इक्विपमेंट एडवांसमेंट है, आर्थो के बारे में, उस बारे में बताइए। आरएनएच हॉस्पिटल एक संपूर्ण ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है तथा आई हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ फ्रैक्चर, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरीज, आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, इन सब चीज़ों की विशेषताएं हैं। इसमें आरएनएच हॉस्पिटल में सेंट्रल इंडिया का पहला रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सेंटर है। यहाँ भारत की 10वीं 11वीं मशीन थी जो नागपुर में इंस्टॉल की गई थी। इस प्रकार से हम ऑर्थोपेडिक रिलेटेड में सभी उच्चतम तकनीक के द्वारा ट्रीटमेंट का तथा इलाज का किए करते हैं। सर जैसे कि एक चर्चा चल रही है कि जो थर्ड वेव है, जो आगे चल के जो कोरोना के जो म्यूटेंट रहेगा वेरिएंट, काफ़ी भयावह रहेगा, खतरनाक रहेगा, तो इस बारे में देखा गया कि लोग आज भी देखे तो सतर्कता नहीं रख रहे, जो गाइडलाइंस है उसका फॉलोअप नहीं कर रहे, मास्क है, सैनिटाइजर है। तो ऐसे जो लोग हैं जो बेफिक्री से जो चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पर्टिकुलरली उन्होंने उस चीज़ का पालन करना चाहिए, तीसरी सूत्री पालन करना चाहिए। तो आप एज ए डॉक्टर आप किस तरह का एक संदेश देना चाहोगे? थर्ड वेव वायरस, हर वायरस का म्यूटेशन का एक ये प्रमाण होता है। जैसे अपन ने देखा फर्स्ट वेव आया, देन वायरस म्यूटेट हुआ, फिर सेकेंड वेव आया। अब सेकेंड वेव के बाद थोड़ी शांतता बनी है, बट हो सकता है आने वाले तूफान के पहले की शांतता हो। सो इसको दुर्लक्ष्य नहीं किया जा सकता है। लोगों ने भी अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना चाहिए। भूलना नहीं चाहिए किस प्रकार से सेकेंड वेव आई थी और उसने कितना कहर मचाया था शहर भर में। सो अभी भी थर्ड वेव की संभावना है। गवर्नमेंट, ICMR सब अपने को कॉन्स्टेंटली गाइडलाइंस दे रहे हैं। लोगों ने असेंशियल एक्टिविटीज़, असेंशियल इसके लिए ही बाहर जाना चाहिए, असेंशियल इसके लिए ही, और बाकी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी मेंटेन करना, और ये अपने को साल भर मेंटेन करना ही होगा अगर ये कोरोना से अपने बचना है तो। सर ऐसे लोग जो नॉन इमरजेंसी वाले पेशेंट है, ट्रॉमा के, जो आना नहीं चाहते हॉस्पिटल, तो उसके लिए आपके जरिए कोई वीडियो कंसल्टेंसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कुछ आप ट्रीट कर रहे हो?
जो मरीज कोविड के तहत आना नहीं चाहते हैं या पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है या कुछ कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको अस्पताल में आना थोड़ा रिस्की हो जाता है, या बाहर गांव के पेशेंट हैं जो लॉकडाउन की वजह से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मरीजों को हम टेलीफोनिक कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन करते हैं तथा उन्हें अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस देके उनका ट्रीटमेंट करते हैं।